हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आज हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। किन किन से बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको हम जानेंगे। 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ से करवाएंगे आपको जो 12th और ग्रेजुएशन टाइम में आपने पढ़े हों। ठीक है, अब इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो वो हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो वो 5 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी पर बनते हैं। सबसे पहला है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि परमुटेशन जो है ना ये कब यूज होता है और कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं या टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं तब। सेकंड जो चीज़ है वो है हमारे पास में कि जैसे कोई इंग्लिश का वर्ड दे दिया और अल्फाबेट्स को जो उसके अंदर आने लग रहे हैं उसको हमने किस तरीके से अरेंज करें सच दैट 3s कंसेक्यूटिवली कम। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना, डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज करना, इंग्लिश वर्ड्स को अरेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है यहां पर बेइज थ्योरम से बेस्ड। ठीक है, बेइज थ्योरम 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इससे भी बेस्ड क्वेश्चन से जस्ट फिजिक्स में आया हुआ है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिफ्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है यहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पर नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो लास्ट में जाकर के इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम देखेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कब हम प्लस यूज करें, कब हम मल्टीप्लिकेशन यूज करें, उसका एक बार बता देते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाय n, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 होना है। अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय और का केस बनता है तो हम प्रोबेबिलिटी जो है नेट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते टाइम हम ऐड करते हैं सभी को। ठीक है, जैसे कोई बॉल हमने ड्रॉ किया और 2 बैग में से किसी भी एक में से हमने ड्रॉ किया तो पूछ सकता है कि ये बॉल जो है आइदर फ्रॉम बैग 1 हो सकती है या फिर बैग 2 हो सकती है, तो और का केस बनेगा तो इसलिए प्लस का यूज करेंगे। जब एंड का केस बनेगा, एंड का केस, तब उस केस में हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। देखिए, परम्यूटेशन तब यूज होता है जब ऑर्डर जो है ना मैटर करता है। जैसे कई क्वेश्चंस में दिया होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक वर्ड होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ऑर्डर का यहां पर मैटर करने लग रहा है, इसलिए उस केस में परम्यूटेशन का यूज होगा। कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10% से उनको हमें अरेंज करना है इन ए रो या फिर इन ए सर्कल, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम कि अगर कंडीशन उन्होंने इंपोज किया तो फिर हम यूज करेंगे परम्यूटेशन, और कंडीशन इंपोज नहीं करता है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इससे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं, परम्यूटेशन से बेस्ड और कॉम्बिनेशन से बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए परम्यूटेशन से बेस्ड हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 10 इंटीजर्स मैंने, यानी कि फर्स्ट 10 इंटीजर्स मैंने सेलेक्ट किए। ठीक है, सो 1 से लेकर के 10 इंटीजर्स मैंने सेलेक्ट किए और इनमें से कोई 2 इंटीजर से सेलेक्ट करने हैं सच दैट देयर सम विल बी ग्रेटर देन 15। ठीक है, इक्वल नहीं बोला, ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से केस बन सकते हैं। हो सकता है एक जो है आपने इंटीजर चूज किया 10 और नेक्स्ट आपने 6 चूज किया, ये हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 10 और 7, 10 और 8, 10 और 9 और 10 और 10। ठीक है, ये हो सकता है यहां पर। और क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमें जो इंटीजर्स है ना कोई भी 2, ये हमें पिक करना है। तो ऑब्वियसली ये वाला केस तो नहीं हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में। तो ये टोटल कितने केस बने? 4 केस हमारे पास में बने। कितने केस बने? 4 केस बने। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहां पर हो जाएंगे 4। ठीक है, और यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर हम बात करें तो 10 में से कोई 2 चूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा 10p2। ठीक है, और देखिए npm। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n माइनस m फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए f डिवाइडेड बाय n। देखिए, कॉम्बिनेशन से बेस्ड एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बैग है। ठीक है, इस बैग में 5 वाइट और 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 बॉल्स को इस बैग में से चूज किया। तो प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट केस में हमें बतानी है, ये बतानी है कि वो दोनों बॉल्स जो है ना वो सेम कलर की हों। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम कलर की वो बॉल्स हों। सेकंड जो है ये हमारे पास में है कि डिफरेंट कलर्स की हों। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है?
ठीक है, देखिए सेम कलर की अगर हमें फाइंड आउट करना है, सेम कलर की, तो सेम कलर की आइदर दोनों जो है व्हाइट बॉल हो सकती हैं या फिर दोनों जो है वो रेड बॉल हो सकती हैं। तो फेवरेबल केसेस यहां पर कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केसेस यहां हो जाएगा आइदर दिस और दिस, दैट मींस 5C2 और यहां पर हो जाएगा 4C2। हो सकता है दोनों बॉल्स व्हाइट हो सकता है दोनों बॉल्स रेड बॉल हो। तो यहां पर आ जाएगा 5C2 प्लस में 4C। टोटल नंबर ऑफ जो केसेस बनेंगे यहां पर, क्योंकि 9 नंबर ऑफ बॉल्स हैं जिनमें से 2 को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 9C2। इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा F/N, दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब एनसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल। अगर डिफरेंट कलर की बॉल्स आती हैं तो हो सकता है कि एक जो है, अब ये तो देखो यहां पर डिफाइन है डिफरेंट कलर्स के केस में कि एक बॉल पक्का ये है, एक बॉल ये है, दिस एंड दिस, तो एंड लग रहा है इसलिए मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। ठीक है, तो 5C1 एक बॉल यहां पे, ठीक है, सेलेक्ट करने का आउट ऑफ 5 व्हाइट बॉल्स, एंड 4C1 ये हो जाएगा f की वैल्यू। n की जो वैल्यू है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और एंड केस आया है इसलिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन यूज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9C1 हमारे पास में, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि कोई मान लीजिए 2 हमारे पास में बैग हैं, एक बैग में है 5 व्हाइट और 4 रेड। ठीक है, और इस वाले बैग में उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए 4 व्हाइट बॉल हैं और 5 जो है रेड बॉल्स हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक बैग में से, ठीक है, एक बॉल आपने ड्रॉ करना है। तो आपको जो है फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है ना ये हमारे पास में व्हाइट बॉल हो। ठीक है, आगे जाकर के हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से आई है वो व्हाइट बॉल। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया, दैट मींस बेयस थ्योरम वहां पर यूज करेंगे। अभी के लिए क्या पूछा है कि वो व्हाइट बॉल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एक ही बॉल सेलेक्ट करी है। ठीक है, जब देखिए एक ही बॉल सेलेक्ट किया है तो आइदर या तो इस बैग से हो सकता है या इस बैग से हो सकता है। और ध्यान दीजिए, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर करवाया था उस समय मैंने कहा था कि जब 2 चीजें हो और उनमें से किसी एक चीज को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो आइदर दिस, और डिवाइडेड में 2 और आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है, 5C1 प्लस में, ठीक है, दिस और दिस, तो 4C1, क्योंकि एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइदर दिस और दिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस के हमने जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिक्शनरी का, हमने कोई वर्ड उठाना है और उसमें से हमें अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए जैसे एक इंग्लिश का वर्ड है वो हमने सेलेक्ट किया, अटेन्यूएशन। ठीक है, और हमने इसके अंदर जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, अल्फाबेट टी जो है ना, 3 आने लग रहे हैं, ये तीनों कंसेक्यूटिवली यानी कि एक साथ लगातार आए, तो ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में होंगे, या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगा f डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखिए कितने अल्फाबेट्स हैं इस केस में, अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल यहां पर 11 है। यहां पर लिखते हैं टोटल जो अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स ये हमारे पास में है 11। ठीक है, अब रिपीट जो है ना कौन कौन से कर रहे हैं, रिपीट इसमें ए करने लग रहा है, रिपीट इसमें और एन करने लग रहा है, रिपीट टी करने लग रहा है। ठीक है, बस और तो नहीं कर रहे हैं। ए जो है ये 2 बार आ रहा है, एन जो है ये भी 2 बार आ रहा है, और टी जो है ये 3 बार आने लग रहा है। तो जब 11 अल्फाबेट्स में से 2 अलग क्वांटिटीज, 2 अलग क्वांटिटीज, 3 अलग क्वांटिटीज, जब इनको हम चूज करते हैं ना, ठीक है, या अरेंज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं हमारे पास में 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि जो बच गए ना, जैसे ई है, यू है, इनका भी हमारे पास में आएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, लेकिन वो तो सब क्या हो जाना है, 1 हो जाना है, इसलिए ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, दिस इज n। अब फेवरेबल कितना होगा, जब देखिए 3t एक साथ आएंगे, ठीक है, और वही केस हमने चूज करने हैं, तो क्यों ना हम इस 3t को कुछ ना कुछ एक अल्फाबेट मान के चलें, एक अल्फाबेट, एक सिंगल अल्फाबेट। ऐसे केस में टोटल अल्फाबेट हो जाएंगे, अगर इसको 1 मान लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे उस केस में, तो यहां पर 9 हो जाएंगे। अब क्योंकि
तीन जो टी है ना, ये तो क्योंकि एक साथ आने हैं तो इसका केस हम लेकर के नहीं चलेंगे। ये तो हमने यहां पर देख लिया कि टोटल अल्फाबेट्स यहां पर कितने हैं, 9 हैं, इसको हमने एक अल्फाबेट मान लिया। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस अब हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 2 फैक्टोरियल एंड दिस 2 फैक्टोरियल। सो डिवाइड दिस बाय दिस गिव्स यू द नेट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयस थ्योरम। देखिए बेयस थ्योरम का यूज आपने कब करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में आपने यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए एक केस बताता हूं, जैसे बैग 1 है, बैग 2 है, कुछ बॉल्स इनमें प्लेस की गई हैं। ठीक है, अब एक बॉल इन दोनों बैग किसी एक में से चूज किया गया, रैंडम है। ठीक है, और वो बॉल मान लीजिए आती है व्हाइट। ठीक है, इसमें व्हाइट बॉल्स हैं, इसमें व्हाइट बॉल है, वो बॉल क्या आती है, व्हाइट आती है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो व्हाइट बॉल है ये बैग 1 से आई है। ठीक है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ऐसे केस में जो है हम बेयस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसा एक मैन है जो 3 बार में से 2 बार सच बोलता है, ट्रूथ बोलता है, और एक बार क्या बोलेगा, ये फॉल्स बोलेगा, लाई बोलेगा। ठीक है, झूठ बोलेगा। अब ऐसे केस में हमने क्या किया, यहां पर ये जो है पर्सन, ये एक डाइस को थ्रो करता है। एक डाइस को क्या करता है, ये थ्रो करता है। जब ये डाइस थ्रो करता है तो इसके पास आते हैं 6। ये खुद कह रहा है, ये कहने लग रहा है कि क्या आने लग रहा है, 6 आ रहा है। अब ये सच में 6 आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इस ट्रू और फॉल्स पर डिपेंड कर रहा है कि हो सकता है वो सच बोल रहा, हो सकता है वो फॉल्स बोल रहा है, इसलिए बेयस थ्योरम का यहां पर यूज होगा। ठीक है, देखिए ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आउट ऑफ 3, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बच गई वो 1 - 2/3, दैट मीन्स 1/3। अब 6 आए डाइस में, ठीक है, और वो बोलने लग रहा है सच। ठीक है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, यहां पर हो जाएगी 1/6। ठीक है, क्योंकि टोटल केस यहां पर कितने हैं, 6 है डाइस के केस में, और जब सच में 6 आया है इसका मतलब वो सच बोल रहा है, तो एक ही केस पॉसिबल है, यस इट इज ट्रू, दैट मींस 1 आउट ऑफ 6। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यस 6 जो है सच में आया है। और अगर ये सच में नहीं आया तो 1 माइनस में 1/6, दैट मींस 5/6। ठीक है, यानी कि उस 6 प्रोबेबिलिटी जो केसेस बनेंगे हमारे पास में, उसमें से कोई भी 5 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो नहीं आया अगर वो झूठ बोल रहा है तो। अब सच बोला है उसने, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सच की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 2/3 है यहां पर, और डाइस में जब थ्रो किया तो उस केस में सच की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। बेयस थ्योरम का यूज देखें, 2/3 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा से 2/3 इंटू 1/6, और प्लस में अब इन दोनों फॉल्स वालों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 1/3 इंटू 5/6। दिस इज द नेट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। ये बैग वाला क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है, इसमें जो है मान लीजिए 5 व्हाइट बॉल हैं और 3 जो है वो रेड बॉल्स हैं। ठीक है, इसमें 3 व्हाइट बॉल हैं और 5 जो है वो व्हाइट बॉल हैं। अब एक बॉल जो है रैंडमली हमने ड्रॉ किया, और मान लीजिए हमें बताना है कि, अच्छा यहां पर रेड आ जाएगा, और हमें बताना है कि वो व्हाइट बॉल है। ठीक है, और बैग 1 से वो आई है। ठीक है, दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्योंकि 2 ही बैग है और दोनों में से किसी में आ सकती है, इसलिए दोनों में हाफ हाफ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजेस बैग 1 टू ड्रा ए व्हाइट बॉल इज हाफ, एंड पर्सन दैट चूज बैग 2 टू ड्रा ए व्हाइट बॉल इज आल्सो हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर इस केस में व्हाइट बॉल आई, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी, देखिए टोटल कितना केस है, टोटल कितने बॉल्स हैं हमारे पास में, 8 बॉल्स हैं। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8 इस केस में। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने 8 में से एक बॉल चूज किया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 8C1, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 5 में से कोई एक चूज करेगा तो 5C1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा 5/8। सिमिलरली यहां पर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ बैग 2 ये हो जाएगी हमारे पास में 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब बैग 1 वाली जो चीजें हैं ना, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपसे पूछा गया कि बैग 1 जो है इससे ये व्हाइट बॉल आए है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू 5/8 डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा सेम हाफ इंटू 5/8 प्लस में हाफ इंटू 3/8, हाफ इंटू 3/8। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। सो होप आपको बेयस थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब यूज करना होता है, अधिकतर केसेस में जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो सक्सेस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, तो उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। एक केस है यहां पर कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है या इवेंट हम कहें वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, तो हम उस केस में हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा है तो हम यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे 5 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 कॉइन्स हैं, साइमल्टेनियसली इसने टॉस किया है, तो कम केस हैं, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लिया। अब यही बात ये आ जाती है कि 5 कॉइन्स टॉस 100 टाइम्स या 500 टाइम्स, तो हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस जो है वो कम है, ऐसे केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाकर के हम देखेंगे, जैसे हमने डिजीजेस जो है कोई फैल रही हैं किसी गांव में और सर्वे किया गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऐसा केस हो गया। या फिर हो सकता है किसी बुक जो है उसमें बहुत सारे मिसप्रिंट्स हैं, तो इस पेज पर इतने एटलीस्ट जो है इतने मिसप्रिंट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो बहुत सारे अगर एरर्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 10 क्रिकेट मैचेस होने लग रहे हैं और सक्सेस हो जाए 5 में, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि 10 क्रिकेट मैचेस, 10 यहां पर नंबर बहुत कम है। ठीक है, इसलिए यहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी कि n में से हमें m सक्सेस मिल जाए, n में से हमें m सक्सेस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है NCM p टू द पावर m और q टू द पावर n माइनस m। यहां पे जो p और q है ना, ये है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ये है फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच जो है उसमें टॉस होता है, तो टॉस अगर होगा तो उसमें जो है हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहां पर हाफ होगी, और जो है यहां पर टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ होगी। इसी तरीके से आपने रैंडम वॉकर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, उसमें मान लीजिए स्टेप इधर की तरफ उठाता है तो हाफ होगा टू द राइट, और टू द लेफ्ट उठाता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। तो यहां पर कितना लिख देंगे, हाफ, और यहां पर भी हाफ। यहां पे जो NCM होगा, n होगा यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिए, और m यहां पर होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है ना हमने फाइंड आउट करना है कि किस स्टेप पर, ठीक है, यानी कि इतने स्टेप ले ले, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे मान लीजिए इट रिटर्न टू द ओरिजिन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जो है रैंडम वॉकर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड आफ्टर 10 स्टेप्स इट विल रिटर्न टू द ओरिजिन, इफ इट विल रिटर्न टू द ओरिजिन देन m यू टेक 0, ठीक है, और n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट मींस 10 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 5 क्रिकेट में हुए, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि 2 क्रिकेट मैच जो है ना इसमें सक्सेस मिले, वो जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऑब्वियसली यहां पर कितना हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीतने की हाफ है, ठीक है, या तो जीते या हारे, तो जीतने की हाफ, हारने की भी हाफ, तो हाफ और m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहां पर देखिए हाफ हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस हाफ होता है ना, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। अगर ये सक्सेस है तो फेलियर हो जाता है, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। हो सकता है 1/3 गिवन हो तो हो जाएगा q की वैल्यू 1 माइनस 1/3, इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तो 1 माइनस हाफ, ये हाफ ही आएगा, ठीक है, हाफ हाफ, तो यहां पर आ जाएगा n माइनस m दैट मींस 5 माइनस 2 दैट मींस 3, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एक और आता है हमारे पास में एक वर्ड कई बार प्रोबेबिलिटी में, एटलीस्ट और एटमोस्ट। कई बार आप देखेंगे ये 2 वर्ड्स यहां पर यूज होते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, ये या उससे ज्यादा। जैसे इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, कम से कम 2 मैच जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब हो गया P इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें हो जाएगा P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3, ठीक है, प्लस P ऑफ 4 और प्लस में P ऑफ 5। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस में P ऑफ, यहां पर आ जाएगा 0, एक भी ना जीते, P ऑफ 1, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो बस आपने क्या करना है, यहां पर ये तो 5 ही आएगा, ये 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट केस में यहां 3 आ जाएगा, नेक्स्ट केस में यहां 4 आ जाएगा, नेक्स्ट केस में यहां 5 आ जाएगा, कंसेक्यूटिवली ये भी यहां पर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कीजिए। एटमोस्ट का मतलब हो गया कि वो और उससे कम, ठीक है, जैसे यहां पर अगर एटमोस्ट 2 होता तो हम क्या यूज करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो फिर हमारे पास में आ जाता दिस प्लस में दिस, और प्लस में P ऑफ 2, ये भी, ठीक है, 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा फिर, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज तब होगा जब नंबर ऑफ ट्रायल्स या इवेंट्स जो है ना वो उसकी वैल्यू बहुत लार्ज होगी, वेरी लार्ज है, 100, 500, 1000, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस जो है ना वो वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ n इवेंट्स,
ठीक है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ n इवेंट्स यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस m टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहां पर जो m है ना, ये है मीन नंबर ऑफ इवेंट्स, मीन है यहां पर, ठीक है, या एवरेज कह सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बुक है और एक बुक में 500 टोटल पेजेस हैं, ठीक है, कितने पेजेस हैं? 500 पेजेस में टोटल जो एरर्स है ना वो 300 एरर्स हैं, ठीक है, 300 एरर्स या कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग्स हैं, ठीक है, मिस प्रिंटिंग एरर्स कह सकते हैं, मिस प्रिंटिंग एरर्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेज नंबर, कोई भी एक पेज नंबर ले लीजिए, पेज नंबर से 25, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेज नंबर 25 कंटेन्स एटलीस्ट, अब देखो एटलीस्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, ठीक है, एटलीस्ट 2 मिस प्रिंटिंग एरर्स, 2 मिस प्रिंटिंग एरर्स हो इस पेज पर, इसके लिए एटलीस्ट ये हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ऑब्वियसली 500 पेज हैं, 300 मिस प्रिंट्स हैं, लार्ज वैल्यूज हैं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर पॉइसन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर जो n होगा ना, n टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स यहां पर है मिस प्रिंटिंग एरर्स को फाइंड आउट करना इस पेज पर, ठीक है, या टोटल बुक की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि यहां पर इस केस में मिस प्रिंटिंग एरर्स जो है टोटल 300 हैं, तो टोटल यहां पर आ जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट्स 300 आ जाएंगे, ठीक है, 300। और अगर m की वैल्यू बात करें, m की वैल्यू दैट मीन्स एवरेज, एवरेज मतलब एवरेज एरर कितने होंगे पर पेज की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, पर पेज की बात कर रहे हैं। तो देखो एक पेज पर 500 पेजेस में कितने हैं? 300 मिस प्रिंटिंग एरर्स, तो एक पेज पर कितने हो जाएंगे? 300 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ गई? 0.6, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो ये हमारे पास ऑन एन एवरेज है ये वैल्यू कि हमारे पास में एक पेज में 0.6 मिस प्रिंटिंग एरर हो सकते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर, किसी पर्टिकुलर पेज की बात की गई है, 25 पेज पर एटलीस्ट 2 यहां पर मिस प्रिंटिंग एरर्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब एटलीस्ट यूज किया तो 2 भी हो सकती है मिस प्रिंटिंग एरर्स, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, कहां तक? 300 तक। अब 2 + 3 + 4 इस तरीके से करते करते 300 तक जाएंगे, इसलिए इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि 1 माइनस में घटा दीजिए इसकी वैल्यू, कि p जो है हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग एरर 1 भी ना हो इस पेज पर, हो सकता है 1 हो मिस प्रिंटिंग एरर इस पेज पर, 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया px ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपने लेना है 2 से लेस, ठीक है। तो यहां पर 2 से लेस तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव में तो 0 एरर हो सकता है या फिर 1 एरर हो सकता है। अब यहां पर आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो आ जाएगा 1 माइनस में p ऑफ 0, तो ये वाला फॉर्मूला है, तो e टू द पावर माइनस 0.6 और यहां आ जाएगा 0.6 की पावर n, तो 0 एरर है तो 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और प्लस में e टू द पावर माइनस में आ जाएगा 0.6 और 0.6 की पावर यहां पर 1 एरर है डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अपने पास जो है आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कहेंगे। तो इस केस पे जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई और सिग्मा e टू द पावर माइनस में x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय √2 सिग्मा और इसका होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यहां पर जो सिग्मा स्क्वायर होता है ना उसको बोलते हैं वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस से मुझे याद आया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का जिक्र करना भूल गए, ठीक है। एक मीन होता है, एक वेरिएंस होता है, ठीक है, ये मीन है यहां पर। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में याद रखना है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने फाइंड आउट करना है, कितना आ जाएगा यहां से? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट में सिग्मा या रूट ऑफ वेरिएंस या रूट में NPQ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मीन की वैल्यू तो ये होता है NP, ठीक है। ये P जो है ना, ये P ये क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये वाली फेल वाली प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये तो आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, याद रखेंगे उसको। अब इस केस में जो सिग्मा है ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू क्या है यहां पर? मीन है, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, अगर हम यहां पर प्लॉट बनाएं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स का अगर मैं यहां पर प्लॉट बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनता है, ठीक है। यही ग्राफ आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन ऐसा कब देखने को मिलेगा? ऐसा कब देखने को मिलेगा? मान लीजिए सिग्मा 1 वैल्यू है, ये वाली सिग्मा 2 वैल्यू है, तो सिग्मा 2 जो है ना ये लार्ज होगा किससे? सिग्मा 1 से।
तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है ना, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और सिग्मा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो कर्व जो है ना इट बिकम्स मोर फ्लैट। इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा की वैल्यू जितनी कम लोगे ना, उतना ही आपको शार्प पीक देखने को मिलेगा। ठीक है, शार्प पीक देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना वो x इज इक्वल टू म्यू है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि मीन के अबाउट ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। और जब मीन के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है, इसलिए मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इस केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे x माइनस म्यू है ना, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसको z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मीन वेरिएट बोलते हैं इसको, मीन वेरिएट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके केस में आया, p z ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू p z लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो बताइए a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, क्योंकि यहां पर जो ग्राफ है ना, ये x इज इक्वल टू म्यू जो है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो x इज इक्वल टू म्यू जो है, जब ये वैल्यू आएगी तो z की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है। तो हम ऐसा कहेंगे कि z इज इक्वल टू 0 के अबाउट ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इस केस में a की जो वैल्यू है ना, a की वैल्यू वो माइनस होगी दूसरे वाले के, माइनस b हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया, यहां पर लेस देन इक्वल टू यूज किया, इसलिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में b आ जाएगा, बिकॉज दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी रेडियोएक्टिव सोर्स जो है ना, उसमें हमें जो रेडियोएक्टिव डिके होता है, तो काउंट्स जो होते हैं ना, उसको हम जब मेजर करते हैं तो जीएम काउंटर का यूज करते हैं। तो जीएम काउंटर जो है ना, ये डिटेक्ट करता है रेडिएशंस, ठीक है, जो कि रेडियोएक्टिव सोर्स से आती हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे रेडिएशंस आती हैं, सिग्नल जो है वहां पर जनरेट हो जाता है। एक जीएम काउंटर जो है, मान लीजिए वो ऑन एन एवरेज 1 सेकंड में 4 काउंट्स हमें प्रोवाइड करता है, 4 काउंट्स इन 1 सेकंड ऑन एन एवरेज। तो हमें बताना है कि 1 सेकंड में ये 8 काउंट्स प्रोवाइड करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।